एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है जलते जंगल और घायल बाज की दास्तान। हुआ क्या, नीलगिरी के ऊंचे पर्वतों और घने जंगलों के बीचों बीच एक शांत और गहरी गुफा हुआ करती थी। वहां पक्षियों का एक बहुत ही अनुशासित और सम्मानित राजा रहता था, जिसका नाम था नीलकंठ। और ये राजा बूढ़ा बाज था। नीलकंठ ने अपनी पूरी जिंदगी इस जंगल की हवाओं को साफ रखने, युवा पक्षियों को सही दिशा में उड़ना सिखाने और कमजोर घोंसलों की हिफाजत करने में बिता रखी थी। पूरे जंगल के छोटे बड़े जीव उसका बड़ा सम्मान करते थे। पिछले कुछ दिनों से जंगल में एक अजीब सी गड़बड़ फैल रही थी। जंगल के जो बड़े-बड़े सियार और लोमड़ियां हुआ हुआ करती थी, उन्होंने मिलकर के युवा पक्षियों की जो परीक्षाएं होती थी, उनकी योग्यताओं के जो मानक होते थे, तो उन मानकों में हेराफेरी करनी शुरू कर दी। जो युवा चील और कबूतर दिन रात मेहनत करके उड़ना सीख रहे थे, उनके हक को पैसों के लालच में उन लोगों ने बेच दिया। मासूम शावकों का जो भविष्य था, वो अधर में रह गया। इस अन्याय को देख करके नीलकंठ का जो बूढ़ा दिल था, वो तड़प उठा। उसने अपनी ढलती उम्र और गिरती सेहत की परवाह किए बगैर जंगल के मुख्य चौक, जहां सभी जानवर इकट्ठा हुआ करते थे, वहां जाकर अनशन शुरू कर दिया। उसकी एक ही मांग थी कि युवा पक्षियों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद हो और इस धांधली की जिम्मेदारी लेकर के मुख्य सियार अपने पद से इस्तीफा दे। भाई इतनी सी मांग थी उसकी। साहब, दिन बीतते चले गए। तीखी और गंभीर धूप के बीच नीलकंठ ने दाने का एक तिनका भी नहीं छुआ। भूख और प्यास से उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा। उसकी मजबूत मांसपेशियां कमजोर होने लगी और वह ढंग से खड़ा होने में भी असहज महसूस करने लगा। लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, सच्चाई और न्याय की चमक। उसने अपने व्यवहार के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया। उसे देखने के लिए दूर दूर से हिरण, खरगोश, नन्ही गोरैया आकर के उसके चारों तरफ बैठ जाती थी। जंगल में एक शांतिपूर्ण क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। फिर एक दिन सुबह के 6:30 बजे जंगल के इतिहास में हमेशा एक काले धब्बे की तरह जिसे याद किया जाएगा, तो अचानक चारों तरफ से खूंखार काले भेड़िए एक बड़ी फौज के साथ सफेद कपड़े पहन करके आ जाते हैं और उस सारी शांत जगह को घेर लेते हैं। उन भेड़ियों के दिलों में कोई दया नहीं थी। वे केवल अपने आकाओं के हुक्म के गुलाम थे। उन्होंने सबसे पहले उस जगह को चारों तरफ बड़े-बड़े सफेद कपड़ों से ढक दिया, ताकि दूर पेड़ों पर सो रहे दूसरे पक्षी ये देख ना सकें कि अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने हवाओं में एक अजीब सी गंध फैला दी, जिससे किसी की आवाज बाहर ना जा सके। इसके बाद उन ताकतवर और हिंसक भेड़ियों ने मरणासन बूढ़े और निहत्तेबाज पर धावा बोल दिया। एक ऐसा पक्षी जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे उन बर्बर पंजों ने बड़ी बेदर्दी से दबोच लिया। नीलकंठ ने उड़ने की कोशिश तो की, लेकिन भूखे शरीर में
इतनी जान कहाँ बची थी, उसने तड़प कर अपने पंख फैलाए, पर उन क्रूर भेड़ियों ने उसे घसीटते हुए एक पिंजरा नुमा एम्बुलेंस में डाल दिया। जंगल से दूर एक अनजान अंधेरी गुफा की तरफ उसे ले गए। इस पूरी जद्दोजहद में नीलकंठ की छाती से एक चीख निकली, जो उस सन्नाटे को चीरती चली गई। उसकी आंखों से आंसू का एक आखिरी कतरा गिरा, जो उस सूने पत्थर पर जाकर सूख गया। अब साहब, अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस चौक पर पड़ी, तो नजारा देख करके पूरे जंगल की रूह कांप गई। वह पवित्र स्थान, जहां नीलकंठ बैठा था, पूरी तरह उजाड़ दिया गया था। वहां केवल नीलकंठ के कुछ टूटे हुए, खून से सने सुंदर पंख बिखरे पड़े थे। छोटे छोटे खरगोश उन पंखों को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। नन्ही गोरैया चहचहाना भूल गई। इस कृत्य को लेकर के केवल बाज ही नहीं, समस्त जंगल में सनसनी दौड़ गई। यह कृत्य केवल एक बाज को उठाकर ले जाने का ही नहीं था, यह उस पूरे जंगल के लोकतंत्र, न्याय और शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने की जो आजादी का सरेआम कत्लेकाम किया गया था, ये उससे जुड़ा हुआ था। भेड़ियों और सियारों को लगा कि नीलकंठ को वहां से हटाकर वे इस आंदोलन को कुचल देंगे, लेकिन वे गलत थे। उस चौक पर बिखरा हुआ नीलकंठ का एक एक पंख अब हवा के साथ उड़कर जंगल के कोने कोने में पहुंच गए। जब जंगल का हर एक युवा पक्षी और हर एक छोटा जानवर अपनी आंखों में वही संकल्प लेकर उठ खड़ा हुआ था, नीलकंठ को पिंजरे में बंद कर दिया जा चुका था, लेकिन उसकी उठाई हुई न्याय की आवाज अब पूरे जंगल में चीख बन चुकी थी, जिसे दबाना अब किसी भी भेड़िए के बस में नहीं रहा। मैं तो यही चाहता हूं कि इस आवाज को दबाया ना जा सके। ये बहुत ऊंची उठी आवाज, और उसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी और कहानी के साथ आपके बीच में रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।